चलिए आज की क्लास में बच्चे हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान, ठीक है। क्लास 10th का साइंस हम पढ़ रहे थे सीरीज में, तो चैप्टर 5 हम आज देखने वाले हैं जिसमें हम जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है, कितने चरणों में होता है, और इसमें पहली बात कि जैव प्रक्रम किन में पाया जाता है, ठीक है। जैव प्रक्रम, जैव मतलब जीवित, जो जीवित हैं उनमें ये होगी, और जीवित में जो प्रक्रियाएं होती हैं उसे ही हम एक साथ जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जैव प्रक्रम में हम देखेंगे पोषण, एक मिनट। तो जैव प्रक्रम में हम पढ़ने वाले हैं पोषण के बारे में, मनुष्यों में पोषण, ह्यूमन बॉडी में न्यूट्रिशन कैसे होता है, श्वसन कैसे होता है, मनुष्यों तथा पादपों में वहन, परिवहन, यानी इसमें हम ब्लड सर्कुलेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद उत्सर्जन को हम लास्ट में पढ़ेंगे। दूसरी चीज हम यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग कि ये जो क्लास है हमारी कैसी है, NCERT बेस्ड है, ठीक है। बहुत भटकने की जरूरत नहीं है। वैसे तो क्लास हिंदी में है लेकिन बाइलिंगुअल क्लासेस रहेंगी, सभी के लिए ये यूजफुल है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए सबसे पहले हमने देखा कि जैव प्रक्रम, तो सबसे पहले हम ये डिफाइन कर लेते हैं कि जैव किन्हें बोलेंगे हम, या जीवित किसे कहेंगे। तो इसमें दो आपको फैक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। सजीव और निर्जीव, ये दो कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सजीव किसे कहेंगे, निर्जीव किसे कहेंगे। सजीव जिनमें जान पाई जाती है वो सजीव होते हैं, जो वृद्धि करते हैं, जो गति करते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, पचाते हैं, उन्हें ही हम सजीव कहते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं, जिनमें जान पाई जाती है, दूसरा जो वृद्धि करते हैं, जो गति करते हैं और शरीर का पोषण विकास करते हैं, उन्हें ही हम सजीव कहते हैं या जैव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जीव जंतु, पौधे और मनुष्य, ठीक है। हम सभी जो चलते फिरते आपको नजर आ रहे हैं, खाते पीते नजर आ रहे हैं, वो सभी सजीव हैं, जैव हैं, ठीक है। और इन्हीं में होंगी जैव क्रियाएं, चाहे वो आपका पोषण हो, चाहे आपका श्वसन हो, चाहे आपका परिवहन हो, या फिर आपका उत्सर्जन हो, ठीक। चलिए इसी के साथ हम देख लेते हैं निर्जीव किसे कहेंगे। भाई जो चीजें सजीव में पाई जा रही हैं, अगर वो जिनमें नहीं पाया जाएगा वो निर्जीव होंगे, ठीक है। तो जिनमें हम वृद्धि नहीं देखते, जिनमें हम गति नहीं देखते, जिनमें हम पोषण नहीं देखते, ये सभी चीजें किनमें हम निर्जीवों में नहीं देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लकड़ी ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, प्लास्टिक ले लीजिए, और भी दूसरी जो मटेरियल्स हैं, धातुएं हैं, वो सभी निर्जीव में आते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं जैव प्रक्रम आखिर होता क्या है, ठीक। डेफिनेशन कि हर सजीव के अंदर कुछ आवश्यक कार्य लगातार चलते रहते हैं। कैसे कार्य, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन आदि, ठीक है। तो इस तरह की प्रक्रियाएं क्या है, शरीर में होती रहती हैं। आप मनुष्य हैं, आपके अंदर भी ये प्रक्रियाएं होती रहती हैं। आप भोजन ग्रहण करते हैं, फिर डाइजेस्ट होता है जिससे आपको एनर्जी मिलती है, तो आप काम करते हैं और जीवित रहते हैं, वृद्धि और विकास करते हैं। तो ये प्रक्रियाएं कैसी हैं, शरीर में चलती रहती हैं, और यही प्रक्रिया आपका जैव प्रक्रम कहलाता है, ठीक है। इन्हें ही हम जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस कहते हैं। इन प्रक्रियाओं से जीव ऊर्जा प्राप्त करता है और जीवित रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि जैव प्रक्रम की प्रमुख प्रक्रियाएं श्वसन, पोषण और वहन आदि होती हैं, ठीक है। अब आगे इसमें देखते हैं हम पोषण। अब पोषण की बात आ रही है तो पोषण को भी देख लेते हैं, न्यूट्रिशन होता क्या है, ठीक है। तो देखिए वह प्रक्रिया जिससे कोई जीव भोजन प्राप्त करता है और ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है और ऊर्जा में उसे बदल देता है, जो कि आपके शारीरिक विकास में और काम करने की क्षमता में, गति में, इन सभी में मदद करता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। हर जीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सभी जीव वृद्धि करते हैं तो सभी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ताकि शरीर की सभी क्रियाएं चलती रहें। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि, यहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये है पोषण। अच्छा, पोषण के प्रकार कितने होते हैं, ऐसा यहाँ पे आपको प्रकार भी देखने को मिलेगा। पोषण दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है आपका स्वपोषी और दूसरा होता है परपोषी। स्वपोषी यानी आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और आपका परपोषी होता है जो कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। तो जो आपका परपोषी पोषण है उसे हम नेक्स्ट देखेंगे। इससे पहले हम स्वपोषी पोषण को समझ लेते हैं ठीक है। देखिए स्वपोषी पोषण किसमें होता है, ऐसे जीव जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं,
स्वपोषी पोषण कहलाता है। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम स्वपोषी जीव कहते हैं, या और उनके द्वारा जो पोषण किया जाता है उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, किन में पाया जाता है ये? तो ये पेड़ पौधों में पाया जाता है। ठीक है, देखिएगा आप पेड़ पौधों को देखिए, क्या वो बाहर से भोजन ग्रहण करते हैं? नहीं, जो भी होता है उनके अंदर ही होता है। मतलब भोजन बनाना, वृद्धि करना, सब कुछ उनके अंदर ही होता है। ये इसका मतलब वो अपना पोषण स्वयं कर रहे हैं, इसीलिए उसे हम स्वपोषी कहते हैं, क्योंकि वो अपना स्वयं का पोषण खुद से कर रहे हैं। ठीक है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेड़ पौधे जो है भोजन तो बनाते हैं, स्वपोषी भी है, लेकिन वो भोजन कैसे बनाते हैं? जिस भी माध्यम से बनाते हैं उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ठीक है, पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी जल से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य की उपस्थिति पर, और एक और आपका होता है क्या चीज? आपका सूर्य की उपस्थिति होनी चाहिए आपकी, उसकी उपस्थिति में ही पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। किसकी मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी H2O की मदद से भोजन बनाते हैं, और जो भोजन वो बनाते हैं वो स्टोर होता है ग्लूकोज के रूप में। क्लियर है? ग्लूकोज के रूप में पेड़ पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अब देखिए फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को थोड़ा सा हम इक्वेशन देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में इक्वेशन क्या बनेगा हमारा? 6CO2 लेंगे। ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं वो 6CO2 कहाँ से? नेचर से लेंगे। ठीक है, नेचुरल एयर से आपको CO2 मिल जाएगा पेड़ पौधों को, प्लस 6H2O जल। अब जल कहाँ से मिलेगा? तो पेड़ पौधे जड़ की मदद से यानी जमीन से लेकर के जल ले लेंगे और दोनों को मिला करके फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करेंगे। साथ में आपको क्या होना चाहिए? सनलाइट होना चाहिए। और एक चीज यहाँ पर नहीं है लिखा हुआ है, लिख देती हूँ, क्लोरोफिल। समझते हैं इसको क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान रखिएगा। क्लोरोफिल, सनलाइट तो होना ही चाहिए, सूर्य का प्रकाश, साथ में क्लोरोफिल भी होना चाहिए, तभी यह प्रक्रिया संभव है होगी। ठीक है, अब ये मिलकर क्या बनाएंगे? C6H12O6, ये है ग्लूकोज। ठीक है, इतनी प्रक्रिया होने के बाद ग्लूकोज बन जाएगा, प्लस 6O2 यानी ऑक्सीजन जो है रिलीज होगा। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन रिलीज होती है जो कि मनुष्यों और जीवधारियों के लिए जीवनदायिनी गैस होती है। ठीक है, तो सोचिए ये अपना भोजन तो बना ही रहे हैं, अपना पोषण कर रहे हैं, हमें भी जीवित रखने का काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। इसमें 3 प्रमुख घटक होते हैं। किसमें? फोटोसिंथेसिस में जो आपकी प्रक्रिया में 3 प्रमुख घटक होते हैं। एक होता है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, और कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि हमने पहले बताया। क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है? क्योंकि पहली बात तो ये हरे रंग का वर्णक होता है। जो पेड़ पौधे के हरे भाग होते हैं, पत्तियां होती है तनों में, जहां पर हरियाली आपको देखने को मिलती है, वो हरा होने का कारण ही क्लोरोफिल है। ठीक है, तो क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि ये इसकी उपस्थिति में ही फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इनका होना तो अनिवार्य है, क्योंकि ये ही तो जाकर के आगे ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोबारा से इक्वेशन आ गया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे अगर हम एक डायग्राम देख रहे हैं प्लांट का, तो जल ये जमीन से क्या कर रहे हैं? H2O जो है ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, एयर से CO2 ग्रहण कर रहे हैं। हरे भाग में यहाँ क्लोरोफिल उपस्थित है, सनलाइट यहाँ प्रेजेंट है, और यहाँ पर जब ये प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस की, तो जाके आपका ग्लूकोज बनता है, प्लस जो है O2 रिलीज होती है। ठीक है, चलिए। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान निम्न घटनाएं होती हैं। क्या क्या आपको घटना देखने को मिलेगी? तो देखिए, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है, जैसा कि हमने देखा। प्रकाश ऊर्जा को यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तथा तो जो जल के अणु है H2O है, वो किस में परिवर्तित हो जाएंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन हो जाएगा, टूट जाएंगे। क्लियर है? तभी जाके आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। तो ये प्रमुख घटनाएं जो है आपको फोटोसिंथेसिस में देखने को मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट, पौधों की कोशिकाओं में हरे रंग की जो संरचना पाई जाती है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने बताया पहले कि जो पौधों में हरा रंग होता है, मतलब हरे रंग का दिखाई देता है, वो क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण तत्व होता है, घटक होता है, लेकिन वो क्लोरोफिल जहाँ पाया जाता है, जहाँ वो उपस्थित होता है, उस जगह को
या उस क्षेत्र को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पिक्चर में आप देखिए ये संरचना, आप एक इमेज है पत्ती की, ठीक है, इस पत्ती को हम थोड़ा सा सूक्ष्मदर्शी में जूम करके देखते हैं। ठीक है, जैसे जूम करेंगे तो हमको कुछ इस तरह की संरचनाएं बहुत सारी देखने को मिलेंगी। ठीक, इस तरह की, और इनमें जो भरा होता है ये इन्हीं संरचनाओं में क्लोरोफिल, हरे रंग का वर्णक भरा होता है जो क्लोरोफिल कहलाता है। ठीक है, तो जो हरे रंग का वर्णक वो क्लोरोप्लास्ट कहलाता है, और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल भरा रहता है जो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, चलिए परपोषी पोषण। ठीक है, हमने स्वपोषी पोषण समझ लिया जो पेड़ पौधों में होता है, कैसे होता है, सारी प्रक्रिया समझ लिए। परपोषी पोषण यानी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? तो ये वो जीव होते हैं या इस कैटेगरी में ऐसे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरों पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, ये जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते बल्कि ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या परपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार आपको यहाँ पे मिल जाएंगे किसके? परपोषी पोषण के। जैसे पहला है होलोजोइक। ठीक है, होलोजोइक कौन से? ये ठोस भोजन लेते हैं और उसे पचाने का काम करते हैं, जैसे जीवधारी जीव जंतु, मनुष्य। ठीक है, ये क्या करते हैं? बाहर से भोजन ग्रहण करते हैं, उसको तोड़ते हैं, पचाते हैं और पोषण प्राप्त करते हैं, इन्हें बोला जाता है होलोजोइक। दूसरा सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक ऐसे होते हैं जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे आपके कवक हैं या बैक्टीरिया है, ये क्या कहलाते हैं? आपके सैप्रोफाइटिक। ठीक है, तीसरा जो प्रकार है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक या पैरासिटिक, ये क्या करते हैं? ये पूरी तरह से दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हीं के शरीर पर रह करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसा कि आपका क्या हो गया? जू या फिर आपका अमरबेल हो गया। ठीक है, पिस्सू, जू जो कहते हैं वो आपके इसमें आएंगे, किसमें? आपके पैरासाइटिक में। तो ये 3 प्रकार हो गए पोषण परपोषी पोषण के। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे पाचन तंत्र या मनुष्य में जो पोषण होता है उसको देखेंगे। तो ह्यूमन बॉडी में न्यूट्रिशन या पोषण कैसे होता है, पूरी प्रक्रिया को हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो भाग लेगा पाचन के लिए हमारे पास एक मशीन तो होनी चाहिए, जो भी प्रक्रिया होनी है उसके लिए एक यंत्र होना चाहिए जिसे हम बोल देते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में ये बना होता है। तो पाचन तंत्र जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है, इसे हम 2 भागों में यहाँ पर बांट देते हैं। पहला भाग है आहार नाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा पाचन ग्रंथियां या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, जो आहार नाल होता है उसमें हम उन अंगों को रख देते हैं जहां से होकर के हमारा भोजन गुजरता है, जहां से होकर के हमारा भोजन गुजरता है उसे हम आहार नाल का हिस्सा बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद पाचन ग्रंथियां, इसमें हम उन हिस्सों को रखते हैं या उन ग्रंथियों को रखते हैं जहां से हार्मोन्स, एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो देखिए आहार नाल की श्रेणी में सबसे ऊपर आता है आपका मुख गुहा, माउथ कैविटी, जहां सबसे पहले भोजन जाता है या पहुंचता है, जिसके माध्यम से भोजन हम शरीर में ग्रहण करते हैं। मुख गुहा, मुख गुहा के बाद भोजन आता है आपके ग्रास नली, एसोफेगस में। ठीक है, एसोफेगस से होता हुआ, ये सारी चीजों को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है ना, अभी मैं आपको बस एक आपको फ्लो स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि भोजन कहाँ कहाँ जाएगा। मुख गुहा के बाद ग्रास नली यानी एसोफेगस, एसोफेगस के बाद भोजन अमाशय यानी स्टमक, जिसे आप पेट कहते हैं, वहां जाएगा। स्टमक के बाद भोजन आपके छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद भोजन आपकी बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के बाद रेक्टम यानी मलाशय में जाकर के यहाँ से नष्ट हो जाता है, जो भी उसकी प्रक्रिया है कंप्लीट हो जाती है पाचन की। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी पाचन ग्रंथियों में देखिए यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी लार ग्रंथियां। ठीक है, जो भोजन को मुलायम बनाती हैं। ठीक है, यकृत, यहाँ से लीवर से भी आपको जो है जूसेस या फिर जो रस है वो रिलीज होगा जो पाचन में मदद करेगा। अग्नाशय, पैंक्रियाज से भी कुछ पैंक्रियाटिक जूस निकलते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। उनमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, इन सभी को हम देखेंगे। इसके बाद एक और छोटा सा टर्म आपको मिलेगा सीकम, जहाँ पे आपको स्मॉल इंटेस्टाइन और बिग या लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत और छोटी आंत जहाँ पे वो मिलते हैं उस जगह को हम सीकम कहते हैं। ठीक है ना, उस जगह को हम सीकम कहते हैं जहाँ दोनों आपस में मिलते हैं। क्लियर है?
थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर में भी देख लेते हैं। ये है आपका सलाइवरी ग्लैंड, कहाँ आपको मिलेगा? माउथ कैविटी में, ठीक है। ये आपके मुख गुहा में पाया जाएगा। संरचना में हम थोड़ा और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ फेरिंक्स यानी ग्रसनी मिलेगा। उसके बाद ये ग्रास नली जिसे हम ईसोफेगस, ये लंबी संरचना ईसोफेगस है। फिर ईसोफेगस से भोजन कहाँ आएगा? आपके स्टमक में आएगा। स्टमक से होते हुए फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो अंदर की संरचना मुड़ी हुई दिख रही है ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है। और यहाँ से पाचन के बाद भोजन पूरी तरह पचने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। और जब यहाँ से पूरी पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तो बचा हुआ अवशेष जो है रेक्टम के माध्यम से शरीर से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। और आपका लीवर है तो लीवर भोजन लीवर में तो नहीं जाता, लेकिन लीवर से जो कुछ डाइजेस्टिव जूस है वो आते हैं यहाँ पे और आपको भोजन को पचाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो इन सभी प्रक्रिया को हम थोड़ा सा आराम से देख लेते हैं बारी बारी से। जैसे पोषण के चरण, इसमें आपको देखिए प्रमुख चरण अंतर्ग्रहण, जिसमें भोजन ग्रहण किया जाता है उसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। फिर भोजन का पाचन होगा, ठीक है। जितने भी प्रकार के एंजाइम्स होंगे भोजन को पचाने का काम करेंगे। अवशोषण, जब भोजन पच जाएगा तो जो उसमें से आवश्यक पोषक तत्व है वो अवशोषित कर लिए जाएंगे और हमारे शरीर में खून के माध्यम से भेज दिए जाएंगे पोषण के लिए, ठीक है। बचा हुआ भोजन जब बाहर निकाल दिया जाता है उस प्रोसेस को उत्सर्जन कहा जाता है, ठीक। चलिए इन सभी चीजों को डिटेल से हम देखते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले आपका आएगा पोषण की प्रक्रिया में मुख गुहा। जैसा कि हमने देखा कि भोजन सबसे पहले कहाँ आता है? मुख गुहा में आता है, ठीक है। क्या होता है? मुख गुहा में सबसे पहले भोजन प्रवेश करता है। हम क्या करते हैं? हाथों के माध्यम से भोजन या निवाला जो है ग्रहण करते हैं। इसके बाद वहां पर उपस्थित होता है जीभ। जीभ क्या करता है? हमारे भोजन को सबसे पहले निगलने में मदद करता है। दूसरा जो है भोजन को मिलाने में, आपस में मिलाने में ये मदद करता है। अगर लार आ रहा है तो लार को भी भोजन के साथ मिलाएगा ताकि वो चिपचिपा बन जाए, मुलायम हो जाए और आगे की प्रोसेस के लिए वो आसानी से चला जाए। उसमें फिर पाया जाता है दांत। दांत क्या करते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है पाचन में। ये क्या करते हैं? भोजन को टुकड़ों में तोड़ता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है ताकि आसानी से भोजन हमारा आगे चला जाए, ठीक है। इसी मुख गुहा में पाया जाता है लार ग्रंथियां, ठीक है। क्या पाई जाती हैं? लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड। और सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है लाला रस। एक प्रकार का रस है, एक प्रकार की एंजाइम है जिसे लाला रस कहते हैं साधारण भाषा में, लेकिन ये होता है आपका सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी एमाइलेज और एक और नाम है टाइलिन, ठीक है। एक और नाम होता है टाइलिन। अब देखिए हम कहते हैं कि जो भोजन है हमारा अमाशय यानी स्टमक में जाके पाचन होता है, लेकिन उससे पहले भी भोजन का पाचन शुरू हो जाता है मुंह में ही। कहाँ? जब लार ग्रंथियों से सलाइवरी एमाइलेज यानी टाइलिन नाम का एंजाइम आता है। ये कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? पचाना शुरू कर देता है यहीं पे, ठीक है। और उसको पचा करके वो क्या करता है? आपको कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में वो बदल देता है। और शर्करा का कौन सा फॉर्म होता है? तो माल्टोज फॉर्म है, ठीक है। कहाँ है? ये है शर्करा का माल्टोज फॉर्म है, उसमें वो बदलना शुरू कर देता है, ठीक है। इसके अलावा इसी लार में होती हैं पॉलीसैकेराइड्स एंजाइम। और भी कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसमें से आपका पॉलीसैकेराइड एंजाइम है। ये क्या करता है? भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है ताकि साफ सुथरा स्वच्छ भोजन ही हमारे शरीर में आगे प्रवेश कर सके, ठीक है। अब देखिए इसके बाद प्रोसेस क्या होगा? भोजन मुख गुहा से आगे बढ़ेगा, ठीक है। भोजन आ गया कहाँ? ग्रसनी। और ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली। ग्रसनी आपका फेरिंग्स, ठीक है। ये आपका इसोफेगस है। एक और पहले एक आपको संरचना मिलेगी, मैंने स्टार्टिंग में जो दिखाया था आपकी, ठीक है। क्या था? मुख गुहा और फिर ग्रास नली, इसोफेगस के बीच में एक कड़ी होती है जिसे हम बोलते हैं फेरिंग्स या ग्रसनी। उसका कुछ भी काम नहीं रहता, बस इतना सिंपल सा है कि मुख गुहा से जो भी भोजन है उसको आगे बढ़ाने में या निगलने में काम मदद करता है। उसे हम ग्रसनी या फेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। फेरिंग्स से होते हुए जब भोजन आता है कहाँ? ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है? तो एक लंबी नलिका जैसी संरचना होती है, उसे हम ईसोफेगस कहते हैं या ग्रास नली, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये केवल भोजन को आगे बढ़ाता है और आगे बढ़ा करके उसे अमाशय में यानी स्टमक में भेजने का काम करता है। इतनी चीजें होती है कहाँ पे? आपके ग्रसनी और ग्रास नली में, ठीक है। चलिए अब देखिए अभी भोजन कहाँ आ गया? आपके स्टमक में। और यहाँ से जो है मेन उसका जो पाचन या डाइजेशन जो है शुरू होता है, ठीक है, स्टमक में। अब देखिए
भोजन यहाँ आता है और सबसे ज़्यादा समय अगर भोजन कहाँ रहता है पूछा जाए तो यहीं स्टमक में। 3 से 4 घंटे के लिए भोजन यहाँ पर रहता है और अमाशय से जो है गैस्ट्रिक जूस रिलीज होते हैं जो पाचन में मदद करते हैं। गैस्ट्रिक जूस यानी आपका जठर रस कहलाता है, ठीक है। और इस रस में आपको ऐसे ऐसे एंजाइम्स मिलेंगे जो पोषक तत्व या भोजन को पचाने का काम करते हैं, जो आगे चल करके आपके पोषक तत्व में कन्वर्ट होंगे और वो आपको पोषण प्रदान करेंगे, ठीक है। पहले एक हम संरचना देख लेते हैं। ये है आपका स्टमक, जो ऐसे मुड़ी हुई ये संरचना दिख रही है इस तरह की, ये वाला हिस्सा पूरा, ये आपका स्टमक है। यहाँ पर भोजन आके इकट्ठा होता है और इसकी दीवारों से जो है डाइजेस्टिव जूस निकलता है जिसे गैस्ट्रिक जूस या जठर रस कहते हैं। उसमें उपस्थित एंजाइम्स कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं, जो पोषक तत्वों को पचाने का काम करते हैं, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 प्रकार के एंजाइम्स हैं या एसिड है जो भोजन को पचाने का काम करते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या करता है, तो ये भोजन को आपका अम्लीय बनाता है और उसे सड़न से बचाता है, ठीक है। क्योंकि भोजन ज़्यादा समय तक रहेगा तो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो उसको खराब होने से बचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है हमारा गैस्ट्रिक जूस, जो कि स्टमक में होता है, ठीक है। तो वो भोजन को अम्लीय बनाता है और सड़न से बचाता है। इसके बाद आता है एंजाइम पेप्सिन एंजाइम, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, ये प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। प्रोटीन को तोड़ करके वो पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। अब ये पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं, तो देखिए जो प्रोटीन होता है उसका सबसे बेसिक होता है, मूल होता है अमीनो अम्ल, ठीक है। जब प्रोटीन आपको पूरी तरह से पच जाएगा और पोषक के रूप में आपको जो मिलने वाला है वो होता है प्रोटीन का अमीनो अम्ल फॉर्म, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो पॉलीपेप्टाइड है वो अमीनो अम्ल का ही बना हुआ रूप है, ठीक है। अमीनो अम्ल से मिल करके बनते हैं। जब 2 अमीनो अम्ल आपको पेप्टाइड बॉन्ड के माध्यम से जुड़े हुए मिलेंगे तब जाके वो पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। सिंपल सा ये चीज है, ठीक है। पेप्सिन के बाद रेनिन आता है। रेनिन एंजाइम क्या करता है, ये दूध को दही में बदलता है, ठीक है। ये दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद लास्ट है आपका गैस्ट्रिक लाइपेज। ये एंजाइम वसा का अपघटन करता है, वसा को तोड़ने का काम करता है, ठीक है। इतनी सारी चीजें कहाँ आपके अमाशय में हो रही है। अब देखिए और आगे क्या प्रोसेस होती है हमारे डाइजेशन में। इतना पाचन के बाद जो भोजन है आपका क्या हो जाएगा, एक लचीला लुगदी के रूप में परिवर्तित हो। लुगदी मतलब समझ लीजिए कि अपचा भोजन होता है और मुलायम सॉफ्ट मतलब अर्ध ठोस हो चुका होता है, ठीक है। न ज़्यादा उसमें पानी रहता है न ज़्यादा वो ठोस रहता है, अर्ध ठोस भोजन रहता है जिसे हम काइम बोलते हैं, ठीक है। यह काइम फिर आगे बढ़ता है आगे की पाचन के लिए कहाँ पे, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर जाता है। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखिए, काइम के रूप में जो है भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले एक छोटा सा अंग है जिसमें से वो होकर गुजरता है, जिसे हम बोलते हैं ग्रहणी या ड्यूडेनम, ठीक है। वैसे तो ड्यूडेनम का कुछ भी काम नहीं, ये छोटा सा होता है संरचना। ये आपका स्टमक जो होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन, इनके बीच की एक कड़ी होती है। मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखा देती हूँ। ये इमेज है जैसे हमारा, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो यहाँ पे आपको ये स्टमक हुआ, ठीक है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। आप देख रहे हैं जो स्टमक है और इस स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर के भोजन यहाँ पे आपका आएगा, ठीक है। तो ये दोनों जहाँ पे ये मिलती हैं उस संरचना को ड्यूडेनम या ग्रहणी बोलते हैं। ये छोटी सी संरचना ये मुड़ी हुई दिख रही है, यही आपका ड्यूडेनम है, ठीक है। तो वैसे तो ये भोजन को स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में लाने का काम करती है, लेकिन इसके अलावा ड्यूडेनम एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल निभाता है डाइजेशन में। ये क्या करता है, ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है और वो हार्मोन्स अलग अलग अंगों को एंजाइम्स कौन कौन से, गैस्ट्रिक जूस या एंजाइम्स रिलीज करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं जो पाचन में सहायक होते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान रखिएगा, भोजन छोटी आंत में जाने से पहले ग्रहणी से होकर गुजरता है और ग्रहणी ये क्या करता है, पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभिन्न हार्मोन्स की मदद से अंगों को पाचक रस रिलीज करने के लिए उन्हें उत्प्रेरित करता है। तो वो हार्मोन्स कौन कौन से हैं उन सभी को देख लेते हैं, किन किन अंगों को ये उत्प्रेरित करता है उसे भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए ड्यूडेनम से यानी ग्रहणी से 1 2 3 ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं और ये अलग अलग अंगों को उत्प्रेरित करते हैं। तो कौन सा
हार्मोन किसे उत्प्रेरित करता है देख लेते हैं। सबसे पहले है हिपैटोक्राइनिन, ये लीवर को जो है उत्प्रेरित करता है। लीवर से आपका निकलता है पित्तरस, बाइल जूस, ठीक है ना। बाइल जूस को स्रावित करने के लिए ये लीवर को यानी यकृत को उत्प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन है? हिपैटोक्राइनिन, जो कि आपका ड्यूडेनम से रिलीज होता है। बाइल जूस क्या करता है? ये वसा को तोड़ने का काम करता है, ठीक है, यह वसा को तोड़ने का काम करता है, ठीक। उसके बाद दूसरा हार्मोन है सेक्रेटिन। सेक्रेटिन क्या करता है? ये अग्नाशय यानी पैंक्रियाज को पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करने के लिए उत्प्रेरित करता है, ठीक है। पैंक्रियाज को क्या करता है? पैंक्रियाटिक जूस यानी अग्नाशयी रस स्रावित करने के लिए उत्प्रेरित करता है। और इसमें भी बहुत सारे एंजाइम उपस्थित होते हैं और अलग अलग पोषक तत्वों को पचाते हैं। आगे हम देखेंगे इसे, ठीक है। इसके बाद हार्मोन्स आता है ग्रहणी से रिलीज होने वाला एंटेरोक्राइनिन। इंटेरोक्राइनिन क्या करता है? यह स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों से जो आंतररस होते हैं, ठीक है, उन्हें रिलीज करने के लिए उत्प्रेरित करता है। तो ये किसे उत्प्रेरित करता है? छोटी आंत को, ठीक है। तो ये तीनों हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि ग्रहणी यानी ड्यूडेनम से रिलीज होते हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। हिपैटोक्राइनिन यकृत यानी लीवर को उत्प्रेरित करता है। सेक्रेटिन अग्नाशय यानी पैंक्रियास को जो है उत्प्रेरित करता है। एंटेरोक्राइनिन छोटी आंत को प्रेरित करता है, ठीक है। इसके साथ हम देख लेते हैं अग्नाशय से जो अग्नाशयी रस निकलते हैं उसमें कौन कौन से आवश्यक एंजाइम होते हैं जो पोषक तत्व को पचाने में मदद करते हैं। अग्नाशयी रस के प्रमुख तत्व, ठीक है, जिसमें सबसे पहले कार्बोक्सी पेप्टिडेस, ठीक है। कार्बोक्सी पेप्टिडेस ये प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करते हैं। इससे पहले हमने जो स्टमक है वहां से रिलीज हो रहा था पेप्सिन। पेप्सिन क्या कर रहा था? प्रोटीन को पेप्टोन्स में या पॉलीपेप्टाइड में तोड़ रहा था। तो वही पॉलीपेप्टाइड को और बारीक रूप में यहाँ पर आकर के अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर दिया जाता है कार्बोक्सी पेप्टिडेस एंजाइम्स की मदद से, ठीक है। दूसरा है इमिलॉप्सिन। इमिलॉप्सिन कार्बोहाइड्रेट को शर्करा का कौन सा फॉर्म? माल्टोज में परिवर्तित करता है। स्टीएप्सिन क्या करता है? वसा को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। और ये तीनों एंजाइम्स कहाँ? आपके पैंक्रियाटिक जूस से रिलीज होते हैं, उसमें उपस्थित होते हैं। क्लियर है? चलिए, छोटी आंत। अब देखिए भोजन जो है कहाँ आ चुका है? आपका ड्यूडेनम के माध्यम से छोटी आंत में। यहाँ पर भी पाचन की कुछ प्रक्रिया होंगी और यहीं पर आपका भोजन में से पोषक तत्व अवशोषित कर लिए जाएंगे और पोषण के लिए शरीर में भेज दिए जाएंगे ब्लड के माध्यम से, ठीक है ना। तो यहाँ पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। आंत की दीवारों से स्रावित आंतरिक रस विभिन्न पोषक तत्वों को पचाने में मदद करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि छोटी आंत से भी जो है आंतरिक रस रिलीज होते हैं, तो उन आंतरिक रस में कुछ एंजाइम्स उपस्थित होते हैं जो पाचन में मदद करते हैं। जैसे इरेप्सिन माल्टेज पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। माल्टेज एंजाइम ये माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। सुक्रेज जो है सुक्रोज को फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। लैक्टेज ये लैक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। और एक लास्ट है लाइपेज वसा को वसी अम्ल या ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। और जो ये अंत में आपको अमीनो अम्ल ग्लूकोज फ्रक्टोज ये मिल रहे हैं ग्लिसरॉल या आपको वसीयम, तो ये सभी ही आपके अंतिम पोषक तत्व हैं जो पोषण में आपको मदद करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। देखिए अब छोटी आंत में पाचन पूरी तरह से हो चुका है। अब क्या बचा है? उन पोषक तत्वों का अवशोषण। तो यही स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों के माध्यम से ही जो है उन पोषक तत्वों का अवशोषण कर लिया जाता है और जिन संरचना के माध्यम से उसे अवशोषित किया जाता है उसे कहा जाता है विली। एक छोटी सी संरचना होती है, ये उंगलियों की जैसी संरचना होती है, ठीक है। बहुत सारी बहुत बारीक और असंख्य होती है, मतलब अनगिनत संख्या में ये इस तरह की संरचना होती है और इन्हीं के माध्यम से क्या किया जाता है? उन पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया जाता है। जैसे आपने ऑक्टोपस देखा होगा, ऑक्टोपस के जो भुजाएं होती हैं आठों, उसमें ऐसे छोटी छोटी संरचना आपको मिलती होगी,
उनकी भुजाओं में, जो क्या करते हैं, वो भोजन को अवशोषित करने का काम करते हैं, ठीक है, उसके माध्यम से वो जो है अपना पोषण करते हैं। तो ऐसी ही संरचना, लेकिन उंगली नुमा संरचना पाई जाती है हमारी छोटी आंत के अंदर दीवारों में, जिसे विली कहते हैं, जिसके माध्यम से पोषक तत्वों का अवशोषण कर लिया जाता है। अब इतना भोजन पूरी तरह से पाचन हो जाने के बाद, उनका अवशोषण हो जाने के बाद, जो बचा खुचा अपचित भोजन है वो आगे भेज दिया जाता है, कहाँ, बड़ी आंत में, ठीक है। अपचित भोजन जो शेष है, शेष हो गया, शेष अपचित भोजन जो है कहाँ भेजा जाता है, बड़ी आंत में। और यहाँ बड़ी आंत की दीवार से भी, यहाँ भी से भी कुछ कुछ चीजें जो रह जाती हैं, जैसे क्या, लवण और जल, इसका अवशोषण कर लिया जाता है। और उसके बाद जो अपचित भोजन है, जिसका अब आगे कोई भी उपयोग नहीं बच जाता, तो उसे हम फिर उत्सर्जन के लिए आगे कहाँ भेज देते हैं, रेक्टम यानी मलाशय में, और इसके माध्यम से अपचित भोजन को बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये थी पूरी प्रोसेस हमारी ह्यूमन बॉडी में पोषण यानी आपका न्यूट्रिशन का पूरा प्रोसेस। आपको बहुत अच्छे से उम्मीद है समझ में चीज़ें आ गई होंगी, ठीक है ना। तो देखिए, वीडियो को बहुत आसानी से मैंने कोशिश किया है आपको बहुत आराम से समझाने का, ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टेक केयर।